नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। कोटपुतली में बड़ियाली ढाणी में ऑपरेशन चेतना लगातार जारी है। मासूम चेतना को बोरवेल में फंसे हुए 161 घंटे से ज्यादा का समय बीत चला है। चेतना को बाहर निकालने में प्रशासन को सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। हालांकि टनल की खुदाई का काम जारी है। लगभग 7 फीट टनल की खुदाई हो चुकी है। अंतिम चरण में मैनुअल तरीके से धीरे धीरे खुदाई की जाएगी और फिर चेतना को लेकर परिवार और ग्रामीणों की उम्मीद भी लगातार बरकरार है। आपको बता दें कि सोमवार को भी कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में 3 साल की मासूम चेतना को बोरवेल से सुरक्षित निकालने के लिए 161 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें बच्ची तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक सारे प्लान फेल साबित हुए। इधर मासूम के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अब तक तो आंसू सूखते जा रहे हैं। इस हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे अधिक संसाधन का उपयोग करने के बावजूद भी नतीजा अभी तक कुछ नहीं मिला है और लगातार 8वां दिन है आज रेस्क्यू ऑपरेशन का और सफलता हाथ नहीं लगी है। सभी की उम्मीदें लगातार बरकरार है कि सकुशल बच्चे को वापस बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन अभी तक 8वें दिन भी प्रशासन को सफलता हाथ नहीं लगी है। 161 घंटे से ज्यादा का समय बीत चला है और बच्चे को निकालने की जद्दोजहद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा किया जा रहा है। 8 दिन से लगातार बोरवेल में 3 साल की मासूम बच्ची चेतना फंसी हुई है और अब सब्र का बांध भी परिजनों का टूट रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सीताराम गुप्ता कोटपुतली से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सीताराम, क्या कुछ स्थिति है? अभी 8वां दिन है, लगातार लोगों की निगाहें हैं, पल पल की अपडेट तो ले रहे हैं हम, लेकिन अभी तक प्रशासन को सफलता हाथ नहीं लगी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों की निगाहें पूरे 8 दिन से टिकी हुई हैं। लगभग 175 घंटे हो गए हैं रेस्क्यू को चलते हुए, लेकिन अभी प्रशासन को, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को कोई किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली है। अभी लगभग प्रशासन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो टनल खोदी जा रही है वो लगभग 7 फीट की खोद दी गई है और लगभग 1 फीट और बाकी है। देर रात्रि एक माइंस एक्सपर्ट को भीलवाड़ा और खेतड़ी से बुलाया गया है। कुछ वहां से उपकरण भी मंगाए, उनका भी अभी सहयोग ले रहे हैं और उनकी कुछ दिशा जो है उनको एक नक्शा बनाकर उस दिशा को तैयार कर रहे हैं और लगभग ये बताया जा रहा है कि आज दोपहर या शाम तक चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। वो नक्शा कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? कितना फीट चट्टान को ड्रिल करना भी बाकी है सीताराम? जी श्रुति, लगभग ये टनल 8 फीट की खोदी जा रही है, जिसमें लगभग 7 फीट की पूरी हो चुकी है। 1 से 1.5 फीट बाकी है और जो एक्सपर्ट को बुलाया गया था दिशा दिखाने के लिए वो लगभग तैयार है, सारा काम तैयार है और वो उपकरण जो बाहर से मंगाए गए हैं वो भी अंदर भेजे गए हैं। उनके द्वारा टनल खोदने का काम शुरू कर दिया गया है। क्योंकि अब बच्ची के मूवमेंट पर भी सबकी निगाहें हैं सीताराम। बच्ची का मूवमेंट किसी को पता नहीं चल पा रहा है। प्रशासन की तरफ से भी कोई अपडेट उसके स्वास्थ्य को लेकर नहीं दिया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है सीताराम कि जब से बच्ची बोरवेल में गिरी है तब से उसने पानी नहीं पिया है। क्या कुछ स्थिति है? जी श्रुति, बिल्कुल मंगलवार शाम से ही बच्ची का कोई मोमेंट नहीं है, किसी तरह का उसको कोई खाना पीना नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी गिरने की वजह से वो नीचे दब गई है और वो उसका कोई मोमेंट उस तरह का नजर नहीं आ रहा है। फिर भी प्रशासन जद्दोजहद करते हुए उसको निकालने में कोशिश करी हुई है। पूरी हमारे जिला कलेक्टर, हमारे एडिशनल एसपी वैभव शर्मा, एसडीएम ब्रजेश कुमार, विधायक हंसराज पटेल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसको निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन लगातार जद्दोजहद कर रहा। 8 दिन बीत चले हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और सभी उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि बच्ची जल्द से जल्द बोरवेल से बाहर निकल आए। सीताराम, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है? क्या कुछ कहा जा रहा है बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर? बिल्कुल श्रुति, मैं बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार 8 दिन से दिन रात वहाँ मौके पे है। वहाँ बीएसबी, हमारे जो बीसीएमएचओ पूरण गुर्जर और सीएमएचओ आशीष शेखावत लगातार वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रुके हुए हैं। डॉक्टरों की टीम वहाँ रुकी हुई है, लेकिन जैसे ही बच्ची बाहर निकलेगी उसके बाद में ही चिकित्सा विभाग की टीम बता पाएगी बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में। यानी कि 7 फीट का अभी तक टनल
की खुदाई हो चुकी है, 1 फीट और बाकी है और आज ये कहा जा रहा है कि दोपहर तक बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। उसके बाद ही बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर कोई कुछ अपडेट दिया जा सकता है। प्रशासन पर लापरवाही के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में माँ बाप का क्या कहना है, माँ और पिता का उनका क्या कुछ कहना है? सीताराम जी श्रुति, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रश्न में माँ बाप द्वारा लगातार लापरवाही का आरोप लगा रहा था। चूंकि आज 8 दिन हो गए, 175 घंटे से चेतना अंदर है, तो आप और हम समझ सकते हैं कि चेतना का क्या हाल होगा और क्या चीज वो कहना चाह रहे हैं। लगातार प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रशासन लगातार जद्दोजहद में जुटा हुआ है, लगातार कोशिश कर रहा है। जो उपकरण टीम को चाहिए वो उपकरण उपलब्ध करवा रहा है, जो चीज उनको चाहिए वो सब समय से उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन समय बहुत अधिक हो गया है सीताराम, 8 दिन काफी होते हैं। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाना परिजनों के द्वारा जायज लग रहा है, क्योंकि आप देखिए 8 दिन का समय बीत चला है और अभी तक कहा जा रहा है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है, कभी कहा जाता है कि बारिश की वजह से इस तरीके से बाधा आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो प्रशासन की लापरवाही पर भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। शुरुआती के दिन में जब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था सीताराम, तब बच्ची को देसी जुगाड़ के माध्यम से निकालने की कोशिश की जा रही थी, तभी इस तरीके की मशीनों का उपयोग कर लिया जाता तो शायद बच्ची अभी तक बाहर निकल जाती। जी श्रुति, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो पहले दिन से ही अगर देसी जुगाड़ का उपयोग नहीं करते और वो फाइलिंग मशीन अगर बुला ली जाती तो कहीं ना कहीं बच्ची सुरक्षित निकल सकती थी और प्रशासन इस तरह के आरोपों से बच सकता है। लेकिन अभी जितने भी वहाँ के ग्रामीण हैं और पूरा परिजन है, वो अगर उस फाइलिंग मशीन के देरी के आने की वजह से ही इस तरह के प्रशासन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन पूरी जद्दोजहद करके उस बच्ची को टारगेट कर रखा है, उसको किसी तरह बाहर वो निकले और सुरक्षित बाहर निकले। बच्ची 100 फीट ऊंचाई पर हुक के माध्यम से लटकी हुई है, क्या कुछ वहां पर स्थिति हो सकती है? क्या अनुमान लगाया जा रहा है बच्ची की कि कहां पर वो अभी फंसी हुई है? क्योंकि 700 फीट का ये गहरा गड्ढा है, बोरवेल है। जी श्रुति, बिल्कुल 700 फीट का ये गड्ढा है और जो प्लान ए देसी जुगाड़ के तहत किया गया था उसमें बच्ची को में एक हुक में लटका रखा है। ये अभी एनडीआरएफ की टीम अभी भी लगातार यही बात कर रही है कि बच्ची को लगातार उस हुक में लटकाया हुआ है। जो टनल खोदी जा रही है वो एक पत्थर जो आया है वो लगभग 1 फीट का और बचा है, उसको खोदने के बाद चेतना को सुरक्षित अब आज लगभग बाहर निकाल लिया जाए। तो प्लान बी के माध्यम से आज निकाल लिया जाएगा, ये तमाम उम्मीद की जा रही है। प्रशासन की तरफ से ये आश्वासन दिया जा रहा है। कौन कौन सी मशीनें अभी वहां पर उपलब्ध है और यूज किया जा रहा है उसे? जी श्रुति, मैं बताना चाहूंगा लगभग 10 ट्रैक्टर हैं वहाँ, 4 जेसीबी हैं, 2 पाइलिंग मशीन हैं, 2 क्रेन का वहाँ उपयोग किया जा रहा है बड़े संसाधनों में और लगभग जो छोटे उपकरण हैं जो टनल के लिए आवश्यकता अनुसार उनको समय समय पर पूरे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या कुछ चूक हुई है और बच्ची कब तक बाहर उसको निकाल लिया जाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। प्रशासन लगातार जद्दोजहद कर रहा है कि वो मासूम चेतना को जल्द से जल्द बाहर निकाले। बहुत शुक्रिया सीताराम आपका इन तमाम जानकारी के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो वहीं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 13 दिसंबर को हुई परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों ने आज सोमवार बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। एआईएसए ने बीपीएससी री एग्जाम को लेकर आज 30 दिसंबर को बिहार बंद और चक्का जाम का ऐलान किया है। सीपीआई ने भी इस आंदोलन का समर्थन कर रही है। चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर के खिलाफ भी बिहार पुलिस ने मामला दर्ज किया है। प्रशांत किशोर भी बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्र प्रदर्शनकारियों पर शामिल हो गए थे। प्रशांत किशोर के 700 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि प्रशासन की चेतावनी के बावजूद प्रदर्शनकारी गांधी मैदान में एकत्र हुए, जिसमें कहा गया था कि वहां कोई प्रदर्शन अनधिकृत है, यानी कि प्रतिबंध है वहां पर, और उसके बावजूद इस तरीके से प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए इस तरीके से लाठीचार्ज और पानियों की बौछार करते हुए प्रदर्शनकारियों पर नजर आए। ऐसे में छात्र बेहद आक्रोशित हैं। इस सवाल
में नहीं आते एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा तानाशाह कैसे हो सकता है। मतलब हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकार की यहाँ पे मांग कर रहे थे और वो लोग लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिए। मतलब इतना बेरहमी से दौड़ा के मतलब छिप भी रहे थे ना तो वहां पे अंदर आके मतलब लिटरली होटल के अंदर आके तो पीट रहे थे वो। ठीक है, बहुत ही बर्बरता पूर्वक से वो लोगों ने लाठीचार्ज किया, वापस से घसीट के लेके लड़की को ले गए हैं। ठीक है, लड़की को घसीट के लाठीचार्ज हुआ है। एक लड़की तो पीएमसीएच पे भी एडमिट है अभी। तो अगर उनको लग रहा है कि वो ऐसे तानाशाह करके हमारा आंदोलन रोक देंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। ठीक है, हम भी बहुत ढीठ है इस बिहार की धरती से जहाँ पे बिना स्ट्रगल का तो जल्दी सफलता मिलती भी नहीं है। तो हम अपनी हक की जो लड़ाई है उसको पूरा करेंगे और री एग्जाम तो लेके रहेंगे। आपको हमें री एग्जाम देना ही होगा, नहीं देंगे ना तो धरना स्थल हमारा घर बन गया है, इसको हमने अपना घर ही मान लिया है और जब तक री एग्जाम मिलेगा नहीं हम इस आंदोलन को डिसकंटिन्यू। बड़ी पीड़ा हुई जिस प्रकार से पुलिस ने 77वें बीपीएससी परीक्षा के जितने भी हमारे साथी थे, अभ्यर्थी थे, जिस प्रकार से उनको पीटा गया, लाठी चार्ज कराया गया, कई लोगों जो हैं बुरी तरीके से घायल हैं, पानी का बौछार किया गया इस ठंड के माहौल में, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और खेद प्रकट करते हैं। और बहुत ही पीड़ा देने वाला विजुअल्स भी हम लोगों के सामने आया। सभी जितने हमारे अभ्यर्थी हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव आपके साथ खड़ा है मजबूती के साथ। मैं एक युवा हूं और युवाओं का दर्द समझ सकता हूं। वही संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव का संभल दौरा है। कुछ ही देर में निरीक्षण भवन पहुंचेंगे लाल बिहारी यादव। संभल हिंसा में मृतकों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। पीड़ित परिवारों को सहायता राशि के चेक देंगे समाजवादी पार्टी के नेता। तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव आज संभल जाएंगे और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा। कुछ ही देर में निरीक्षण करते हुए भी नजर आएंगे। लाल बिहारी यादव संभल हिंसा में मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। ये हिंसा कैसे हुई इसके बारे में वो जानकारी लेंगे। साथ ही साथ परिवारों को सहायता राशि के चेक देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता नजर आएंगे। तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव का संभल दौरा है आज। कुछ ही देर में निरीक्षण भवन पहुंचेंगे लाल बिहारी यादव। संभल हिंसा में मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। पीड़ित परिवारों को सहायता राशि के चेक देंगे समाजवादी। वही लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज जाएगा संभल। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पहुंचेंगे दिल्ली। डेलीगेशन के सदस्य इकरा हसन किराना से होगी रवाना। सभी सांसद मुरादाबाद में होंगे एकजुट। मुरादाबाद से संभल के लिए रवाना होगा समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन। तो समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन आज संभल जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। माता प्रसाद पांडे इसका नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। तो डेलीगेशन के सदस्य में इकरा हसन भी शामिल है। सभी सांसद मुरादाबाद में एकजुट होंगे। तो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज संभल जाएगा और हिंसा में मारे गए परिजनों के मुलाकात करेगा आज ये समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन एक बार फिर से संभल जाने के लिए तैयार है। कितने बजे संभल जाएगा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज संभल पहुंचेगा। संभल पहुंचने के पहले सभी नेता मुरादाबाद में इकट्ठा होंगे, जहां पर प्रतिनिधिमंडल मुरादाबाद के बाद जो है संभल रवाना होगा और सुबह 10 बजे दिल्ली सभी माता प्रसाद पांडे पहुंचेंगे, नेता प्रतिपक्ष है,
और इकरा हसन भी दिल्ली में ही मौजूद है। और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, डेलीगेशन की सदस्य इकरा हसन समेत सभी सांसद मुरादाबाद पहुंचेंगे, जहां पर सभी सांसद इकट्ठा होंगे और वह उसके बाद संभल जाएंगे, जहां पर संभल पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ आज संभल में सपा का डेलीगेशन जो मारे गए थे, पुलिस की गोली से मरे थे या फिर किसी अन्य वजहों से मरे थे, उनको आर्थिक सहायता सौंपी जाएगी। और साथ ही साथ आज ही नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव का भी कार्यक्रम है। वह 9:30 बजे संभल पहुंचेंगे, जहां पर वह जो है पीड़ितों को आर्थिक सहायता का चेक सौंपेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से सुर्ती संभल मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने लगातार सरकार को घेरा और इस दौरान जिस तरह से आरोप लगाया कि यहाँ पर उपद्रव सरकार की देन है और जिस तरह से बड़ी आर्थिक सहायता जो मृतक है उनके परिजनों को सौंपने की तैयारी है, यह काफी अहम मानी जा रही है ये स्थिति। बिल्कुल, ऐसे में संभल हिंसा पर लगातार सियासत जारी है और अब प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी का आज परिजनों से मुलाकात करेगा, सहायता राशि सौंपी जाएगी। इस प्रतिनिधि मंडल में समाजवादी पार्टी के कितने सदस्य शामिल हैं मोहम्मद आसिफ, साथ ही साथ कौन कौन दिग्गज हस्तियां समाजवादी पार्टी की, इसमें जाने वाली आज। लेकिन समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन की बात करें तो इसमें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे इस डेलीगेशन की अगुवाई करेंगे। इसमें सांसद इकरा हसन मौजूद रहेंगी, सांसद जियाउर रहमान बर्क मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सांसद हरिंद्र मलिक भी मौजूद रहेंगे इस डेलीगेशन में। साथ ही साथ बता दें कि कुछ बीरा सांसद हैं, इकरा हसन है, नीरज मौर्य है सांसद हैं, विधायक कमाल अख्तर रहेंगे, विधायक नवाब इकबाल महमूद भी रहेंगे। हालांकि इनके भी बेटे का नाम संभल हिंसा मामले में आया था और मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा विधायक की बात करें तो कीर्ति यादव भी इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनेंगे। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी संभल जिला अध्यक्ष असगर अली भी इस डेलीगेशन का हिस्सा बनेंगे। और प्रतिनिधि मंडल जो है आज जिस तरह से एक समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा एयर बनाने की कोशिश की है, क्योंकि एक प्रतिनिधि मंडल तो हिंसा की जानकारी लेगा और जिस तरह से जो घटना हुई है उसकी रिपोर्ट सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सौंपेगा। वहीं 9:30 बजे नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव पहुंचेंगे और वह पीड़ितों को आर्थिक सहायता का चेक सौंपेंगे। यह चेक जो है कहीं न कहीं काफी अहम भी माना जा रहा है। और नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से संभल में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ है, यह चेक जो है कहीं न कहीं मरहम का काम करेगा। फिलहाल संभल बवाल मामले को लेकर सियासत का पारा आज पूरी तरह से हाई रहने वाला है, क्योंकि 2 डेलीगेशन संभल पहुंचेगा समाजवादी पार्टी। पहले डेलीगेशन की अगुवाई नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे करेंगे और दूसरा डेलीगेशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जो है पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और मृतक परिजनों को आर्थिक सहायता। इससे पहले आसिफ, जब भी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने की ओर रुख करता था तब उसे रोक दिया जा रहा था। इस बार क्या कुछ स्थिति है, प्रशासन का क्या कुछ कहना है और संभल समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को लेकर प्रशासन किस तरीके से संभल में अलर्ट है? देखिए, अगर बात करें संभल के बवाल को तो कहीं न कहीं संभल जल रहा था, संभल संभल नहीं रहा था। ऐसे में जिला प्रशासन और योगी सरकार ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और मानना था कि अगर यहाँ पर बाहरी लोगों का प्रवेश होता है, बाहरी लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ की स्थिति और माहौल बिगड़ सकता है। और जिस तरह से संभल में आतंकी कनेक्शन भी सामने आया है, इसको लेकर एटीएस और एनआईए भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई थी। इनपुट जो मिल रहे थे कि अगर बाहरी लोगों की आड़ में कोई अराजक तत्व घुस गया, किसी वारदात को अंजाम दे दिया तो यह जो है मामला
संभलने के बजाय और बिगड़ सकता है, हम्म। जिसको देखते हुए संभल जिला प्रशासन ने बाहरी लोगों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था और यह कहा था कि स्थिति नियंत्रण में होने के बाद ही बाहरी लोग वहां पर जा सकेंगे। और हालांकि जो बाहरी लोग जाएंगे उन पर पूरी पैनी नजर रहेगी प्रशासन की। और आज जिस तरह से बात करें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई वाले डेलीगेशन की, तो यह डेलीगेशन मुरादाबाद में पहले इकट्ठा होगा और संभल जाएगा। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहेगा। हालांकि जिस तरह से तैयारी है समाजवादी पार्टी की, या कहीं ना कहीं अहम तैयारी भी कही जा रही है। अब देखना यह होगा कि सपा का डेलीगेशन संभल की सीमा में प्रवेश कर पाता है या नहीं कर पाता है, या स्थिति और समय पर है। हालांकि जो आर्थिक सहायता का मामला है वह भी जो है कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे में माता प्रसाद पांडे लगातार कह रहे हैं कि अब कोई रोक टोक नहीं है, उनकी बातचीत भी हो गई है प्रशासन से और कहा जा रहा है कोई प्रतिबंध नहीं है, वो लोग आराम से जा सकते हैं और आज मुलाकात संभव है। समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन संभल हिंसा में मारे गए उन लोगों के परिजनों से मुलाकात करेगा और सहायता राशि भी देगा। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारी। वहीं अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर करेंगे अयोध्या दौरा। दरबारी लाल महाविद्यालय के मैदान में करेंगे जनसभा। सुबह 11 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे राजभर। मिल्कीपुर विधानसभा के कलुआ मऊ में जनसभा करेंगे। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज अयोध्या दौरे पर होंगे। मिल्कीपुर विधानसभा के कलुआ मऊ में जनसभा करेंगे। आज जनता को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे। आज सुबह 11 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे राजभर। मिल्कीपुर में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भी अब सियासत तेज है। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा के कलवा मऊ में आज जनसभा करते हुए योगी राजभर नजर आएंगे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। डीके अस्पताल में मरीज की मौत पर भारी हंगामा है। परिजनों द्वारा अस्पताल पर जान लेने का आरोप लगाया गया है। गलत इंजेक्शन लगाने से मरीज की मौत का आरोप है। परिजनों से 4 लाख रुपए वसूलने का भी आरोप लगाया गया है। अस्पताल पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर हंगामा तेज है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शहादतगंज थाना क्षेत्र के कैंपवेल रोड का ये पूरा मामला। अस्पताल पर कार्रवाई करने की मांग लगातार परिजनों के द्वारा की जा रही है। डीके अस्पताल में मरीज की मौत पर लगातार भारी हंगामा है। परिजनों द्वारा अस्पताल पर जान लेने का आरोप लगाया जा रहा है। गलत इंजेक्शन लगाने से मरीज की मौत का आरोप लगाया जा रहा है। परिजनों से 4 लाख रुपए वसूलने का भी आरोप। अस्पताल पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर हंगामा किया जा रहा है। लगातार परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शहादतगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर डीके अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों द्वारा अस्पताल पर जान लेने का आरोप लगाया गया है। गलत इंजेक्शन लगाने से मरीज की मौत का आरोप लगाया गया है। तो अस्पताल पर कार्रवाई करने की मांग लगातार परिजन कर रहे हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। मरीज के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस प्रशासन ने भेज दिया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।